नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने आपके इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग जो आपका पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। हालांकि इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आज का हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर आपका इनकम टैक्स लॉ होता है, इनकम टैक्स एक्ट होता है, इसके अलावा आपको इनकम टैक्स रूल भी स्टडी करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग किसी भी एक्ट को स्टडी करते हैं, जब भी आप लोग किसी भी लॉ को स्टडी करते हैं, तो उस एक्ट और लॉ के अंदर आपको मल्टीपल प्रोविजंस गिवन होते हैं और प्रोविजंस के अंदर काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिनका अपना डीप मीनिंग होता है। तब तक आप लोग प्रोविजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन को नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपको उन इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग ना पता हो। इसी कड़ी में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यूज होने वाली मल्टीपल इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज की क्लास के अंदर डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको हमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग माय डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे आपके पर्सन की डेफिनेशन को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, पर्सन की अपनी एक लीगल डेफिनेशन होती है। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सर अपना पर्सन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पर्सन की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 31 के अंदर गिवन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की मैं बात कर रहा हूं, माने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 31 के अंदर किसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है, सर पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। अभी मैं आपको काफी डिटेल में जाकर के पर्सन की डेफिनेशन भी समझाने वाला हूं, क्लियर है। इसी तरीके से हमें पढ़ना है, सर आपका एक टोटल इनकम होता है, एक आपका ग्रोस टोटल इनकम होता है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट किया होगा तो वहां पे मैंने आपको समझाया था ग्रोस टोटल इनकम जीटीआई क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और टोटल इनकम का मीनिंग क्या होता है। टोटल इनकम का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है और जीटीआई का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किसी सेक्शन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म है जिनसे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सर आपको बताना है असेसमेंट ईयर क्या होता है, सर आपको बताना है प्रीवियस ईयर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 के अंदर गिवन है और असेसमेंट ईयर का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 के अंदर गिवन है। इसी तरीके से आपको एक टर्म होती है जिसको आप लोग एसएससी कहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 के अंदर गिवन है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको हमें काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्सन को पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी ये आपका प्रीवियस ईयर और आपका जो बेसिकली असेसमेंट ईयर, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे भी सवाल पूछा जाता है। और आपका एसएससी है वो भी अपने आप में काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टर्म है जिससे आपका सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम और ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हालांकि पिछली क्लास के अंदर मैंने काफी डिटेल में जाकर के आपको बताया था किस तरीके से आप लोग ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं, किस तरीके से आप लोग टोटल इनकम या तो टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जर्नल सेंस के अंदर क्या करते हैं, सर पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन होता है, यानी कि हम लोग क्या समझते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जितने भी आपको ह्यूमन बींग्स दिखते हैं जर्नल लैंग्वेज में उनका मतलब होता है पर्सन। लेकिन अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आपको पर्सन टर्मिनोलॉजी दिखे, पर्सन शब्द दिखेगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पे जो बेसिकली पर्सन है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, इट इज अ टैक्सेबल यूनिट। इसको आप लोग क्या मान के चलते हो, सर टैक्सेबल यूनिट मान करके चलते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 31 की बात करते हैं तो ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन सबसेक्शन पर्सन को डिफाइन करता है। और पर्सन के अंदर अगर आप लोग वाइडली देखेंगे
तो हमारे पास 8 अलग-अलग चीजों को इंक्लूड करके चलना है। ध्यान से समझना, यानी कि पर्सन के अंदर 8 अलग-अलग ऐसी एंटिटीज भी आ गई है, फर्म भी आ गई है, कंपनी भी आ गई है, बॉडीज भी आ गई है, उन सबको इंक्लूड करके चलना है और उन सबको कलेक्टिवली आप लोग क्या कहते हो, पर्सन कहते हो। अब ध्यान से समझना, सर पर्सन के अंदर क्या-क्या आ जाएगा? पर्सन के अंदर सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल्स को लेकर के चलते हैं। सर किसको लेकर के चलते हैं? इंडिविजुअल्स को लेकर के चलते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? हम लोग जैसे मैं और आप हो गया, जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, उनको भी पर्सन माना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, याद रखिएगा, कोई भी एचयूएफ है, एचयूएफ को भी इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? सर मेरे हिसाब से ये पर्सन रहने वाला है। इसी तरीके से कोई भी आपकी कंपनी हो गई, चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो आपकी पब्लिक कंपनी हो, दोनों पर्सन की कैटेगरी के अंदर आएंगी। चाहे आपका कोई भी फर्म हो, इधर आपका पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, इनकी कोई भी फर्म है तो वो भी आपका बेसिकली पर्सन के इनका अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, सब किसका हिस्सा है? पर्सन का हिस्सा है। कोई भी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी माने म्युनिसिपैलिटी हो गया, जैसे पंचायत हो गया, ये सब भी किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? सर पर्सन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन जैसे हो गया, जैसे आपका कोई यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कोई टेंपल हो गया, जैसे कोई ट्रस्ट हो गया, ये सब क्या है सर? आपके आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है। ये सब भी कहां पर आते हैं सर? पर्सन के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं सर, जब जब आप लोग इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की बात करेंगे ना, तो इसका अपना एक वाइड मीनिंग होता है। यानी कि पर्सन की अगर आप लोग इनकम टैक्स के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके इंडिविजुअल्स की। याद रखिएगा किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। सेकंड पे मैंने आपको बताया कोई भी फर्म हो, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो, याद रखिएगा, क्या तो आपका क्या होगा? कोई भी कंपनी होगा या तो आपका फर्म होगा, वो भी पर्सन की कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। चाहे आप लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर लीजिए, ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो आपका क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं तो लोकल अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल क्या हो गया? आपका जितने भी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, मैं इनको शॉर्ट में एजेपी से लिख देता हूं, ठीक है? ये सब मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर? पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप लोग एक्ट उठा करके पढ़ेंगे, किसी भी प्रोविजन को पढ़ेंगे और प्रोविजन के अंदर पर्सन कोट किया गया है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पर्सन का मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, कंपनी को भी पर्सन बोलेगा, फर्म को भी पर्सन बोलेगा। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आपका एचयूएफ होता है ना, वो भी क्या होगा? पर्सन होगा। सर लोकल अथॉरिटी को भी एक्ट पर्सन बोलेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सबको क्या बोला जाएगा सर? पर्सन बोला जाएगा। क्लियर है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनको भी थोड़ा डिटेल में जाकर के मैं एक्सप्लोर करूंगा कि इंडिविजुअल का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आएगा। वी विल डिस्कस। लेकिन अभी आपको क्या समझना है? अभी हमें समझना है सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या कहता है? पर्सन को डिफाइन करता है और पर्सन के अंदर किन किन को इंक्लूड करके चलना है, वो कैटेगरियां आपको एक बार मेमोराइज कर लेनी है, दिलो दिमाग और जहन के अंदर उतार लेनी है, ताकि पर्सन की डेफिनेशन जैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछे ना, आप लोग फटाक से आंसर लिख सके। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा सर पर्सन का मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन करके हम एक एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा सर? इंडिविजुअल की बात की है, ठीक है? इंडिविजुअल का मीनिंग वही होता है जो हम लोग आमूमन कॉमन सेंस में यूज करते हैं, ऑर्डिनरी सेंस में यूज करते हैं। यानी अगर आप लोग इंडिविजुअल को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है सर जितने भी आपके नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं सर? इंडिविजुअल कहलाते हैं। क्या सर यहाँ पे जेंडर का फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सर माइनर और आपका मेजर से कोई फर्क पड़ता है? यानी कि 18 साल से कम उम्र, ज्यादा उम्र, नहीं फर्क पड़ता है। उसको भी आप लोग क्या बोलोगे? इंडिविजुअल बोलोगे। माने इंडिविजुअल के केस में याद रखिएगा, आप लोग मेल को भी इंक्लूड करके चलते हैं, आप लोग फीमेल को भी इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पे माइनर को भी इंक्लूड करके चलते हैं, आप लोग यहाँ पे मेजर को भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो शॉर्ट में अगर आप लोग कहना चाहे, जितने भी आपके नेचुरल ह्यूमन बींग्स है, मैं एनएचबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो आपके नेचुरल ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएंगे सर? आपके इंडिविजुअल्स कहलाएंगे, ठीक है? लेकिन वो सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल माने एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका सिंगल ह्यूमन बींग है ना, जो भी
बेसिकली सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स इन हिज और हर जे पर्सनल कैपेसिटी, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंडिविजुअल बोलते हैं। कुल मिलाकर के इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन बींग्स ही होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल का मतलब ह्यूमन बींग्स हो गया। जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनॉरिटी और मेजोरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ह्यूमन बींग है, सिंगल टर्म्स में हम लोग क्या कहेंगे सर, वो आपका इंडिविजुअल रहेगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपका इंडिविजुअल होता है। अब एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप सभी ने पढ़ा होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा था। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो चीज आपको जाननी है सर, वो क्या रहेगी सर, से आपको ये समझना है कि आपका बेसिकली दो तरीके का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। जहां पर आप लोग सबसे पहले क्या कहते हैं सर, सबसे पहली कैटेगरी रहेगी आपका मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अलावा जो सेकंड रहेगा ना, इसको आप लोग दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहेंगे। क्लियर है? अब सर ये दो अलग अलग कैटेगरी कैसे है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा जी, आपका जो मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, इसको फॉलो किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सेप्ट अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं और आसाम की बात करते हैं। आसाम और बंगाल के अंदर ना हम लोग किसको फॉलो करते हैं सर, हम लोग बेसिकली दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी हिस्से हिंदुस्तान के बच गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में हम लोग किस स्कूल को फॉलो करने वाले हैं, मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? अब बुनियादी तौर पे इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है सर, इन दोनों में बुनियादी तौर पे फर्क ये होता है, मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है जैसे ही इस फैमिली के अंदर किसी भी बच्चे ने जन्म लिया, बर्थ लिया ना, बर्थ के साथ ही जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका राइट सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि उसका राइट हो जाता है किसके साथ, बर्थ के साथ। ठीक है? लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हो, तो ये क्या मान करके चलते हैं सर, जब तक पिता का डेथ नहीं होगा ना, फादर का डेथ नहीं होगा, जब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके लड़के का राइट नहीं होगा, उसकी डेथ के बाद ही उसके लड़के का क्या रहेगा, उसके ऊपर राइट रहेगा। और लड़का उसका ओनर ना बन के क्या बनेगा सर, को ओनर बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दो तरीके की है। एक आपका मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आपका आसाम और बंगाल को छोड़ करके जो भी आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो यहाँ पे कवर होता है। आसाम और बंगाल के अंदर आप लोग बेसिकली दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉलो करके चलते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है सर, दया भागा का क्या मीनिंग है और मिताक्षरा का क्या मीनिंग है। यहाँ पे मैंने सर फीचर्स को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने बताया बर्थ राइट होता है, माने ए सन गेट ए राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी बाय द बर्थ। मैंने क्लियर किया कि सर यहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर जन्म के साथ उसको बेसिकली राइट मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कोऑपरेंसी की बात करते हैं, ओनली मेल मेंबर्स जो आपके होते हैं एंड नाउ डॉटर आफ्टर द 2005 से पहले केवल मेल मेंबर एक तरीके से क्या थे, को पार्टनर थे। लेकिन 2005 के बाद फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। यहाँ पे देखिएगा जॉइंट ओनरशिप होता है, यानी कि प्रॉपर्टी इज ओन्ड जॉइंटली बाय ऑल द को पार्टनर। ठीक है? आपके जितने भी को पार्टनर होते हैं ना, वो आपका जॉइंटली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, एक तरीके से होल्ड करते हैं। कर्ता आप सभी जानते हैं, जो भी आपका एल्डेस्ट मेड मेंबर होता है, जिसको आप लोग बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली भी बोलते हैं, वो क्या होता है सर, आपका कर्ता होता है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स है जिनको आपको पढ़ लेना, और आप लोग डेफिनेटली पढ़ के आए होंगे, क्लास 11th के अंदर हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है? और जो मैंने बताया बंगाल और आसाम के अंदर जो भी फॉलो होता है वो आपका दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। अगर आप लोग इनकी फीचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सन डू नॉट गेट ए शेयर बाय द बर्थ, जन्म से उसको राइट नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड आफ्टर द फादर डेथ। समझ में आया? फादर की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, इनहर्ट किया जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे देखिए नो ऑटोमेटिक जॉइंट ओनरशिप ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम। ठीक है ना? फादर जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपको यहाँ पे कोई जॉइंट ओनरशिप देखने को नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पे डेथ के बाद ये क्या बनेगा, उस प्रॉपर्टी का को ओनर बनेगा। ठीक है? एंड वुमेन कैन आल्सो बी ए को पार्टनर। यहाँ पे भी आपके वुमेन क्या हो सकती हैं, को पार्टनर हो सकती है। ठीक है? तो ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने इंपॉर्टेंट बातें निकाल करके आपको समझा दिया है कि सर इंडिविजुअल का मीनिंग क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मीनिंग क्या होता है। बुनियादी तौर पे आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ के पेज 6 से लेके 12 और 12 से लेके 18 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। और इतने डिटेल्ड आंसर के लिए ना आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आप लोग तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जब तक आपने अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ले नहीं किया होगा। ठीक है? तो अभी तक मैंने बिल्कुल सिंपल बात आपको समझाई है। सर टैक्स जब आप लोग पढ़ते हैं, एक्ट जब आप लोग पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स के केस में एसएससी को पढ़ना है, असेसमेंट ईयर को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को पढ़ना है, जीटीआई को पढ़ना है, टोटल टैक्सेबल इनकम को पढ़ना है और पर्सन को पढ़ना है। हमने सबसे पहले शुरुआत किया पर्सन से। पर्सन का एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 31 के अंदर दिया गया है, जहां पे बताया गया है पर्सन अपने आप में टैक्सेबल यूनिट होता है और पर्सन इंक्लूड करके चलता है किनको सर, सबसे पहले इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, अब हमने समझा आपका इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है, हमने समझा एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मीनिंग क्या है, और यहाँ पे दो तरीके की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पाई जाती हैं, यानी कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पाई नहीं जाती हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब चौथा जो आपका पॉइंट रहेगा सर वो क्या है, आपका पार्टनरशिप फर्म है। आप सभी ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक मोड ऑफ बिजनेस होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो एग्री करते हैं कि भविष्य में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया है उसके हिसाब से बेसिकली बांट लेंगे। तो ये क्या होता है सर, पार्टनरशिप होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, फर्म हो गया, पार्टनर हो गया, एंड क्या है, पार्टनरशिप हैव द मीनिंग प्रोस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि आप लोग, अच्छा ये एक सिंपल सी बात है, डेफिनेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं ना, तो ये अपने आप में ग्रुप ऑफ द 2 और मोर पीपल होता है जो कम टुगेदर होते हैं, एक साथ आते हैं क्या करने के लिए सर, बिजनेस करने के लिए, एंड क्या करते हैं सर, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड के अंदर थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से राइटिंग बिगड़ता है, तो राइटिंग बिगड़ता है तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आई ये क्या कहलाता है सर, आपका बेसिकली पार्टनरशिप कहलाता है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह, जो ग्रुप है कम टुगेदर होता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो एग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, हालांकि लॉस भी तो शेयर करेंगे ना। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये बेसिकली आपका पार्टनरशिप कहलाएगा। और पार्टनरशिप बेसिकली रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट ट्रीट करता है एलएलपी, जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको किसकी तरह, फर्म की तरह। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पार्टनरशिप फर्म होता है, आप सभी जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सर आपका कंपनी होता है, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है ना, यानी कि आप लोग कहते हैं लॉ जिसको क्रिएट करता है। कंपनी के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो चाहे कंपनी आपका प्राइवेट हो, चाहे कंपनी आपका पब्लिक हो, दोनों ही तरीके की जो कंपनी है वो किसके अंदर आती है सर, पर्सन की कैटेगरी के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा दो अलग अलग टर्म्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। एओपी का मतलब क्या होता है सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, और दूसरा क्या है, इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर सर आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा ना, पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है सर, पर्सन के अंदर आपकी फर्म्स हो सकती हैं सर, कंपनी हो सकती है सर, इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आप लोग एचयूएफ की बात कर सकते हैं, इसके अलावा सर आप लोग बेसिकली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं सर, इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की बात कर सकते हैं। यानी कि जो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना पर्सन के अंदर, अब इनमें से कोई भी पर्सन उठ करके आता है। मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल ने एसोसिएट हो गया किसके साथ, कंपनी के साथ। ठीक है, या ये इंडिविजुअल किसके साथ एसोसिएट हो जाए, फर्म के साथ। ठीक है, या ये इंडिविजुअल है एसोसिएट हो सकता है किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ। यानी कि ये जो आपके पर्सन के अंदर जो भी चीजें आ रही है ना, ये अगर आपस में एसोसिएशन बनाती है, क्या बनाती है सर, आपका एसोसिएशन बनाती है, तो ये जो एसोसिएशन है ना, ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका एसोसिएशन ऑफ द पर्सन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि पर्सन का मतलब क्या है, फर्म के साथ कंपनी जा सकता है, अगर आप लोग कहेंगे इंडिविजुअल के साथ फर्म जा सकता है, इंडिविजुअल के साथ कंपनी जा सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ, यानी कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर वो एसोसिएशन बनाते हैं तो क्या कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, यहाँ पे केवल और केवल डिफरेंट इंडिविजुअल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माने यहाँ पे कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर
सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन या फर्म पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो सर, अगर आप लोग एओपी की बात करते हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हो, तो जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन के अंदर कोई भी हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो सकता है, जो कम टुगेदर होते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, क्लियर है, यूजुअली टू अर्न द इनकम। अब इनकम एक मोटिव ये भी होता है कि उनको क्या करना है, इनकम अर्न करना है एंड शेयर करना है इनकम को। ये क्या कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो आपका ये जो आपका एसोसिएशन बनेगा ना, इसको आप लोग टैक्स करोगे अंडर द नेम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसको भी आप लोग क्या मान करके चलते हो सर, पर्सन मान करके चलते हो, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना सर, पर्सन का डेफिनेशन क्या है, और पर्सन के डेफिनेशन के अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स होता है, ये आपको याद रखना है, हु केम टुगेदर नॉट नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस बट हु रिसीव इनकम जॉइंटली। जिनको भी इनकम जॉइंटली रिसीव होता है ना, वो क्या कहलाते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाते हैं। मैंने बताया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में ना केवल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में इंडिविजुअल के साथ कोई भी अदर पर्सन बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आपका फर्म हो गया, जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, आपकी कंपनीज हो गई, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, इसके अलावा भी जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन वगैरह पढ़े थे ना, वो सब आपस में क्या हो सकते हैं सर, ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ कोई भी आके एसोसिएशन कर सकता है, इंडिविजुअल के साथ एसोसिएशन करता है, भले ही बिजनेस ना करें, लेकिन ज्वाइंटली अगर उनको इनकम मिलता है तो क्या कहलाएगा सर, आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा, क्लियर। तो ये आपका समझ में है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई साहब बताओ दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क होता है, इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आपकी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एसएससी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एसएससी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये आपको एक याद रखना है सर। एसएससी का मतलब हर एक वो पर्सन जिसको बेसिकली टैक्स पे करना है, या तो वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। जो भी व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है ना, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या कहलाता है, एसएससी कहलाता है, ठीक है। यानी कि जिसको टैक्स पे नहीं करना, जो लायबल ही नहीं है, वो एसएससी नहीं होगा, उसके लिए कोई टर्म हमारे पास नहीं है। लेकिन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, वो पर्सन क्या कहलाएगा सर, आपका एसएससी कहलाएगा, ठीक है। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सर। अगर आप लोग एसएससी की बात करते हैं, तो एसएससी इज ए पर्सन, एसएससी क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। समझ में आया ना, यानी कि आपका कोई भी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर द एक्ट, इसको आप लोग क्या बोलते हो सर, इसको हम लोग बेसिकली एसएससी बोल करके चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना, जो भी लायबल है, या जिसको बेसिकली जिसके द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा सर, एसएससी कहलाएगा। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, सर एसएससी के टाइप बताइए। तो टोटल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप हमारे पास होते हैं। एक नॉर्मल एसएससी होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होता है, एक आपका डीम्ड एसएससी होता है, एक आपका एसएससी इन डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्टर, ठीक है ना, जिसने पेमेंट नहीं किया है। तो यहां से शुरू करते हैं। एसएससी इन डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो या तो फेल हो गया है टीडीएस को डिडक्ट करने में, या क्या पे करने में, टैक्स को टाइम पर पेमेंट करने में। माने या तो जिसने टैक्स पेमेंट नहीं किया, या जिसका बेसिकली डिडक्ट टीडीएस क्या हो गया है, फेल हो गया है, उस व्यक्ति को टैक्स क्या कहता है, ये आपका डिफॉल्टर है। माने एसएससी इन डिफॉल्ट उसको बोलता है, ठीक है। अब नॉर्मल एसएससी का मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको टैक्स पे करना है, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, वो क्या कहलाता है सर, नॉर्मल एसएससी कहलाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली किसी और को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके गार्जियन है, ठीक है, कोई किसी फैमिली का गार्जियन हो, किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओरिजिनल एसएससी नहीं है, मेन एसएससी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल करके चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बोल करके चलते हैं। और डीम्ड एसएससी का मतलब क्या है, उसको लो ट्रीट करता है कि भाई साहब ये क्या है, एसएससी है, ठीक है। यानी कि जो आपका लीगल हियरर होता है ना, वो क्या कहलाता है सर, डीम्ड एसएससी कहलाता है। तो कुल मिलाकर के एसएससी माने जो भी बेसिकली ऐसा व्यक्ति बाय हुम एनी टैक्स और
एनी सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर द एक्ट इज कॉल्ड द एसएससी। और एसएससी चार तरीके के हैं, नॉर्मल एसएससी हो गया है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो गया है, डीम्ड एसएससी हो गया है, और एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया है, जो बेसिकली टीडीएस डिडक्ट करने में फेल हो गया या जो बेसिकली टैक्स टाइम पे नहीं कर पाया वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। डीम्ड मतलब जो आपका लीगल हियर होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसको लॉ ट्रीट करता है एसएससी की तरह, रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा, और जो ओन करता है यानी कि आप लोग कहेंगे लायबल टू पे ओन इनकम, यानी कि जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है जिसको, वो क्या कहलाता है सर, वो आपका नॉर्मल एसएससी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको समझाई है अभी तक मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, तो उनके मीनिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, यहाँ पर यूज हुए इंडिविजुअल शब्द को समझा, एचयूएफ को समझा, इसके अलावा हम लोगों ने आपकी पार्टनरशिप फर्म को समझा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को डिकोड किया, फिर हमने क्या पढ़ा, एसएससी की डेफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, अब एसएससी की डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पर्सन के डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर करके इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो तरीके के ईयर है, क्या है, दो तरीके के ईयर हैं। एक को आप लोग यहाँ पे असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, हम लोग किस असेसमेंट ईयर के लिए काम कर रहे हैं, 2026-27 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 2026 और 2027 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25, 26, 26, 27। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2026-27 लिखा है क्या मैंने, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, आई थिंक ठीक है, 2026-27 असेसमेंट ईयर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक तो असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है ना। अब अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर की बात करेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर इसका बेसिकली 2025 और 2026 बनने वाला है, समझ में आया। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2025 और 26 प्रीवियस ईयर बनेगा, और ये आपका असेसमेंट ईयर बनेगा 2026 और 27। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो वही बात कर दी, समझ में तो कुछ आया ही नहीं कि भाई साहब असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है और प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है। ध्यान से समझिएगा, लेटेस्ट से पिछली साल की मैं बात करता हूं। ठीक है, पिछली साल की अगर आप लोग बात करते हैं, तो पिछला साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, लेटेस्ट से मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2025 से लेके और 2026 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2025 और 26 के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, इनकम अर्न किया है। क्या किया है सर, आपका इनकम अर्न किया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, इस इनकम अर्न किया मैंने किस साल के अंदर, 2025 और 26 के अंदर। अब टैक्स का जो आपका लॉ है वो क्या कहते हैं, जिस साल आपने पैसा कमाया उससे एग्जैक्टली जो प्रीसीडिंग ईयर आएगा, इससे आगे वाला जो साल आएगा ना, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, टैक्स के असेसमेंट के लिए यूज करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करके टैक्स की पेमेंट के लिए यूज करेंगे। तो इससे आगे वाला जो साल रहेगा ना, यानी कि जो आपका नेक्स्ट ईयर होता है, किससे, फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने पैसा कमाया है, उसको आप लोग यहाँ पे क्या कह के चलते हैं सर, असेसमेंट ईयर कह के चलते हैं। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो सर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो सर, जिस साल आपने इनकम अर्न किया है, ठीक है, जिस साल आपने इनकम को अर्न किया है, जिस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान आपने इनकम को अर्न किया है, वो फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और प्रीवियस ईयर से अगला जो साल आता है ना, वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल के दरमियान आप लोग अपनी कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। समझ में आया, यानी कि अगर आपने 2025-26 के अंदर जो पैसा कमाया है, उसका पेमेंट कब करोगे आप लोग, 2026-27 के अंदर करोगे। ठीक है, तो ये बोर्ड वापस से दिक्कत कर रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, 2026 और 27 के अंदर आप उसकी पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे जो आपका 2000 जैसे 25-26 आपका क्या हो गया, अर्निंग इनकम ईयर हो गया, तो आप लोगों को 26-27 के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये ईयर क्या कहलाएगा सर, आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। ठीक है, अब अमूमन होते दोनों एक एक साल के हैं। जैसे असेसमेंट ईयर की बात करते हो तो वही आपका बेसिकली 1/4 से लेके और 31/3 तक का आपका टाइम जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि अप्रैल से और आपका मार्च तक। ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह सकते हो 1 अप्रैल की बात कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के ना, और जो आपका टाइम पीरियड कहां तक होता है, 31 मार्च तक होता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो बेसिकली ईयर है, ये आपका बेसिकली 1 साल का टाइम पीरियड होता है। अमूमन जनरल केसेस में आपका असेसमेंट ईयर
भी और प्रीवियस ईयर भी कितने का होता है, 1 साल का होता है। लेकिन देयर आर द सर्टेन कंडीशन जहां पर आप लोग क्या कह सकते हो, आपका जो इनकम अर्न करने का ईयर है प्रीवियस ईयर, वो आपका लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या समझना है सर, असेसमेंट ईयर क्या होता है और आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, असेसमेंट ईयर की बात करते हो तो असेसमेंट ईयर अपने आप में वो साल होता है जिसके अंदर आपकी इनकम को क्या किया जाता है, एसेस किया जाता है, यानी कि टैक्स उसके ऊपर एसेस किया जाता है। ठीक है, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए आपने इनकम को अर्न किया है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 के अंदर, तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 24 से 25 तो 25 से 26, तो आप लोग क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा सर आपका 25 से 26 हो जाएगा। यानी जिस साल आपने पैसा कमाया, जिस साल आपने इनकम अर्न किया, वो आपका प्रीवियस ईयर होगा, और जिस साल उस इनकम के ऊपर एसेस्ड हुआ, यानी कि उसके ऊपर टैक्स पे किया, वो क्या कहलाएगा सर आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये आपका हो गया असेसमेंट ईयर। अब इसी तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो सर, प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड। मैंने बताया ना, जिस साल आप लोग क्या करते हो, पैसा कमाते हो, वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर कहलाएगा। इसका भी ड्यूरेशन 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का होता है। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का होता है इसका बेसिकली टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे हैं, एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हम लोगों ने इनकम को अर्न किया है। क्या किया है, इनकम को अर्न किया है, वो फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा सर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अब उस प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर कहलाता है, क्लियर है, इससे जो आपका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, इससे अगला जो साल रहेगा वो क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा, क्योंकि इस साल हम लोग अपना टैक्स पे करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स को एसेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमूमन हमने देखा आपका जो इनकम अर्निंग है वो एक अलग साल के अंदर है, और अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हो तो यहाँ पे असेसमेंट जो उसका हो रहा है डिफरेंट ईयर के अंदर हो रहा है। जैसे हमने बताया ना, अगर आपने मान लीजिए पैसा कमाया है 2025 और 26 के अंदर, तो आप लोग उसके ऊपर टैक्स कब पे करेंगे सर, 2026 और 27 के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये आता है, अगर ये दोनों साल अलग अलग हैं तो इसका मतलब हम लोग ये मान करके चल लें कि इनकम जब आप लोग अर्न करेंगे तो वो एक अलग ईयर रहेगा, और हम लोग ये मान करके चल लें कि उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे तो वो एक अलग ईयर रहेगा। जर्नल केसेस में ये बात सही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आपका जो बेसिकली प्रीवियस ईयर होता है ना, वही आपका क्या होता है सर, आपका असेसमेंट ईयर होता है। इसका मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, अगले साल आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके लिए जरूरी है कि आपको उसी साल पैसा पे करना पड़ेगा। सर ऐसा कब होता है और क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और उसका बेसिकली शिपिंग का बिजनेस है, किसका बिजनेस है सर, उसका शिपिंग का बिजनेस है, तो शिपिंग के बिजनेस के केस में, यानी कि अ शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन, उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जिस साल उसका इनकम अर्न हुआ है उसी साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान को लीव करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग हिंदुस्तान लीव करके जाना चाहते हैं। मान लीजिए इस साल मैंने पैसा कमाया और मैं हिंदुस्तान छोड़ने की फिराक में हूं। ठीक है, अब अगले साल तो मैं हिंदुस्तान के अंदर रहूंगा नहीं, तो इसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी हालात बन जाते हैं, लोग है ना अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स को बेसिकली सेव करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि आपने क्या किया है, आपने बेसिकली ये कह सकते हो सर, आपकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ है सर, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, किसके लिए सर, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है टैक्स बचाने के लिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग कहेंगे सीधा सीधा कि यहाँ पे अगर आपने टैक्स बचाया ना, प्रॉपर्टी सॉरी टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो जिस साल आपने इनकम अर्न किया उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू हो रहा है, सर क्या हो रहा है सर, आपका बिजनेस है वो क्या हो रहा है सर, आपका डिसकंटिन्यू हो रहा है, उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी साल टैक्स को पे करना पड़ेगा। समझ में आया कौन था,
समझ में आया? तो ये आपको क्लैरिटी रखना है कि यहाँ पे अमूमन आपका जो प्रीवियस ईयर है और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो दोनों अलग होते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है, कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन शिपिंग का बिजनेस करता है, कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, कोई भी व्यक्ति जिसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी आई होप की डेफिनेशन क्लियर होगी कि भाई साहब प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। जिस साल आपने पैसा कमाया वो आपका प्रीवियस ईयर होगा, जिस साल उसके ऊपर टैक्स पे किया वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। अमूमन क्या होता है, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट प्रीसीडिंग जो ईयर होता है ना, वो क्या कहलाता है, नेक्स्ट जो ईयर होता है वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। और अमूमन इनका जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहता है। और अमूमन हम लोग मान करके चलते हैं एक एक साल का टाइम पीरियड होता है, और ये दोनों साल यानी कि जिस साल आपने इनकम अर्न किया उससे अगले साल आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जहां पे जिस साल आपने इनकम अर्न किया उसी साल आपको पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, अब एक बात, सॉरी, टैक्स पे करना पड़ता है, पैसा मतलब टैक्स, समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर आपने बताया कि यहाँ पे आपका जो जिस साल आपने पैसा कमाया यानी कि वो आपका प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर बेसिकली 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। अभी तो हमने पढ़ा ना किसका होता है, 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। और हमने पढ़ा सर असेसमेंट ईयर के अंदर भी हमारा क्या होता है सर, 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो सर क्या ये बात भी फिक्स है या यहाँ पे भी एक्सेप्शन है? सर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। कई कई बार प्रीवियस ईयर है ना आपका लेस देन भी होता है, लेस देन 12 मंथ भी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, कई कई बार प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ होता है। जैसे मान लीजिए, आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने आपका 5 जून को या जुलाई को, लेट अस से 5 जुलाई 2026 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और हम लोग इसको कहां तक लेके गए, अगेन हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च तक की बात करेंगे। कहां तक हो गया आपका, 2027 तक हो गया है। अब समझने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पे 7वां महीना जो है, जुलाई से पहले तो मेरा बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जो मेरा इनकम कैलकुलेट होगा ना इसी टाइम पीरियड पे कैलकुलेट होगा। और ये जो टाइम पीरियड है ये 12 महीने तो नहीं बना क्योंकि कम है ना 12 महीने से। तो आप लोग क्या कह सकते हो, कुछ सर्टेन केसेस के अंदर अगर आपका नया नया बिजनेस है या तो आपका इनकम बीच में आना स्टार्ट हुआ है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका प्रीवियस ईयर का जो टाइम पीरियड है ना वो लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल आसान है। अभी आप लोग इसको एक लाइन के अंदर कैसे कहेंगे, लेट अस से यहां से आप लोग चले हैं यहां तक और यहां से चले हैं यहां तक। लेट अस से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, आप लोगों ने 2024 और 2025 के अंदर पैसा कमाया है, तो इससे अगला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल जो प्रीसीडिंग ईयर होगा ना, यानी कि आपका 2025 से लेके और 2026, ये क्या होगा सर, ये आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। क्लियर है, और ये क्या कहलाएगा सर, आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया है सर, इनकम को अर्न किया। ठीक है, तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा मेरा मानना है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक चीजें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कंटेंट यूजफुल है, वैल्यूएबल है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप की क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि अभी तक जो बातें मैंने आपको समझाई ना, उन सब बातों की क्लैरिटी आपको होगी और आपको समझ में आ गया होगा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग क्या है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समझ में आ गया ना। जैसे अभी जो मैंने लिखा था वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 2026-27 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है सर आपका असेसमेंट ईयर कितना है, 2026 और 27 है। इसका मतलब ये बेसिकली किसके लिए लागू है, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है वो क्या बनेगा सर, आपका 2025 और 26 बनेगा। यानी कि इस साल जिन लोगों ने पैसा कमाया है उनको इस साल 2026-27 के अंदर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। यानी कि टैक्स की पेमेंट होगी, उनकी इनकम क्या हो जाएगी, एसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट पक्का पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट पक्का पूछा जाएगा। दोनों केसेस में एक्सेप्शन मैंने बताया वो भी आपको याद रखना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग बेहतर प्रेजेंटेशन कर सके और अच्छे से अच्छे आंसर को यहाँ पे फ्रेम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका
ग्रोस टोटल इनकम होता है और एक आपका क्या होता है, टोटल इनकम होता है। अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था सर ग्रोस टोटल इनकम के केस में और टोटल इनकम के केस में, जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम होता है उनके केस में एक फर्क होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सर अगर आप लोग बेसिकली किसकी बात करते हो, सर हम लोग पढ़ रहे हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लेकर के, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बच्चा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक सेक्शन 14 आता है। क्या आता है, सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 14 हमें बताता है इनकम के हमारे पास टोटल 5 हेड होते हैं। याद आया, मैंने बताया था हमारे पास कितने हेड होते हैं सर, इनकम के टोटल 5 हेड होते हैं, ठीक है। ये कौन बताता है सर, सेक्शन 14 बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला हेड होगा सर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं सर, आपका सैलरी लिख दूं, ठीक है ना। और मैंने कल आपको बताया था सर सैलरी का जो सेक्शन रेंज है वो क्या होता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 17 रहता है। और यहाँ पे जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या रहेगा सर, आपका सेक्शन नंबर 15 रहेगा। ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। पहला हेड हो गया है। दूसरा हेड मैंने बताया था सर आपका क्या रहेगा, सर आपका हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। और हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैंने क्या बताया था सर, आपका 22 से लेके 27, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, सेक्शन 22 से लेके और 27 आपका रेंज रहेगा। और यहाँ पे जो आपका सेक्शन 22 है ना, वो क्या बन जाएगा सर, आपका चार्जिंग सेक्शन बन जाएगा। तीसरा हेड क्या होता है सर, तीसरा हेड होता है आपका पीजीबीपी, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। यहाँ पे हमारे सेक्शन कौन कौन से होते हैं, आप लोग मान लीजिए 28 से लेके और 45 तक होते हैं, 44 तक होते हैं, ठीक है। हमारा कितना सेक्शन हो जाएगा, 28 से लेके 44 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितना आता है, 28 से लेके 44 तक। और यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चौथा जो इनकम रहेगा सर वो आपका सीजी रहेगा, कैपिटल गेन रहेगा, माने सेक्शन नंबर आपका 45 से लेकर के 55 रहेगा। और चार्जिंग सेक्शन क्या है सर, हमारा 55 है। और लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा सर, हमारा आईएफओएस रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेगा। यहाँ पे हमें पढ़ना है सर सेक्शन नंबर 56 से लेके 58। और हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या रहेगा सर, हमारा चार्जिंग सेक्शन सॉरी आपका 56 रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने कल आपको क्लियर की थी पहली क्लास के अंदर। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं इतनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। तो ये जो 5 हेड की इनकम है ना, जस्ट ए मिनट, ये क्या है सर, ये पांचों हेड की इनकम है, ठीक है। अब आप इनको टोटल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो पांचों हेड की इनकम को अगर आप लोग टोटल करते हैं तो ये जो टोटल आता है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोस टोटल इनकम। इसके ऊपर आप लोग टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है, आपने केवल 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट किया है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, ग्रोस टोटल इनकम बोला जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। लेट अस से हमारे पास क्या आ गया है, जीटीआई आ गया, ग्रोस टोटल इनकम आ गया है। जो भी इसका वैल्यू है, लेट अस से मैंने एक अमाउंट लिख दिया है। इसके अंदर से सर हमें लेस करना होगा, क्या करना होगा, लेस करना होगा। सर किसको लेस करना होगा, डिडक्शन को। मैंने कल भी बताया था, अगर आपको डिडक्शन का एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा जहां पे आपको बेसिकली 80C से लेकर के और 80U को पढ़ना है। ये सारे डिडक्शन के सेक्शन है, ठीक है ना, 80C से 80U तक, ठीक है। तो डिडक्शन अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। डिडक्शन माइनस करते हैं तो जो आपको इनकम मिलेगा ना, जो आपका टोटल इनकम आएगा, ये जो आपका टोटल इनकम आएगा ये टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल टैक्सेबल इनकम। याद रखिएगा क्या बन गया सर, ये आपका टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ये आपका टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया। अगर आपको याद हो तो मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सारी चीजें मैंने इसी तरीके से आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाई थी, आई थिंक। देखिए ये रहा, ठीक है। ये क्या है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। ये देखिए टोटल कर देंगे तो क्या निकल आएगा सर, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा। डिडक्शन को माइनस करते हैं 80C से 80U तक, तो आपको टोटल टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए सारे सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैंने बताया था इनकी रेंज भी देखिए, 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55 और 56 से 58, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी बता दी थी। और आज भी उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ग्रोस टोटल इनकम का क्या मीनिंग है। यानी कि टोटल इनकम अंडर द 5 हेड्स बिफोर द डिडक्शन इज कॉल्ड द ग्रोस टोटल इनकम, और आफ्टर द डिडक्शन वो क्या हो जाता है, वो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाता है। इज इट क्लियर। तो ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज याद कीजिएगा। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, आपका आगे आने वाला काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हुई है। सर यहाँ पे लिखा हुआ है जीटीआई का मतलब क्या होता है, आपने टोटल इनकम अंडर द 5 हेड निकाला है और बिफोर द डिडक्शन है, मैंने बताया ना बिफोर द डिडक्शन, ये क्या कहलाता है, ये आपका ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है। सेक्शन 14 किसके बारे में बताता है, सर 5 हेड्स के बारे में बताता है। सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा जीटीआई की अगर आप लोग बात करते हो तो इज नॉट द फाइनल टैक्सेबल इनकम, ये क्या नहीं होती है, फाइनेबल टैक्सेबल इनकम नहीं होती है, फाइनल टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। हमें इस ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से, ध्यान दीजिएगा, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से डिडक्शन माइनस करने होते हैं अंडर द सेक्शन 80C टू द 80U। अगर आप लोग ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगा। या आप लोग कह सकते हो ये क्या बन गया सर आपका, ये टोटल टैक्सेबल इनकम बन गया। ठीक है, क्या बन गया सर, ये आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी के बिहा पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस टोटल इनकम एंड द टोटल इनकम। क्लियर है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर कुछ कुछ एब्रीवेशन है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, शॉर्ट जो फॉर्म होती है उनको एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आईटी एक्ट बोला तो इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट होता है। मैंने कल बताया था सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और 10 का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड द कलेक्शन अकाउंट नंबर। याद रखिएगा 10 का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड द कलेक्शन अकाउंट नंबर। टीडीएस की अगर आप लोग बात करते हो तो ये आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस होएगा, टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, एवाई का मतलब असेसमेंट ईयर होता है, पीवाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, और एमएटी मैट का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ये कुछ ऐसे एब्रीवेशन है जो मैंने अपनी 2 क्लासेस में काफी अच्छे से आपको पढ़ा दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी काफी सारे हैं, जैसे आपका जीडीपी हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इनकम हो गया, डीडीटी का मतलब होता है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डीडीटी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद जीएआर होता है जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, इसी तरीके से कुछ 3-4 नाम और हैं, 3-4 एब्रीविएशन और 5 होंगे 6 होंगे, इनको आपको एक बार पढ़ लेना। देखिए ये एब्रीविएशन में बार बार यूज करूंगा, तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच में पूछ रहे सर ए वाई पी वाई, अभी तो पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा, पूरा डिस्कशन किया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ बातें आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने की, ज्यादा लंबा मैं सेशन नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की जो बातें मैंने आपको क्लास सेकंड के अंदर समझाई वो सारी चीजें क्लियर रही होंगी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली अगर कोई डाउट रहता है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल दैट कीप लर्निंग।